The next topic we are going to start is electrochemical cells and effect of concentration, temperature on EMF. तो अब हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे, इसके ऊपर कंसंट्रेशन का या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक को करने के लिए हमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन समझनी पड़ेगी एंड दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। ये जो इक्वेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और फॉर्मूला इक्वेशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ। जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे Q क्या है, व्हाट इज Q? आप कहते हो Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। Q हमारे पास है रिएक्शन कोएफिशिएंट। T हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। R is universal gas constant, universal gas constant, and delta G is Gibbs free energy. और अगर हम कहते हैं डेल्टा G नॉट तो ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और ये जो पूरी इक्वेशन है दिस रिलेशनशिप जो हमने यहाँ लिखा है दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, राइट? अब जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो किसी भी रिएक्शन में लेट अस सपोज अ रिएक्शन इज देयर AA प्लस BB इज इन इक्विलिब्रियम विद XX प्लस YY। अब आपके पास ये अगर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप कहोगे व्हाट इज Q, तो Q होगा X कंसंट्रेशन रेज टू पावर X, Y कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y डिवाइडेड बाय A कंसंट्रेशन रेज टू पावर A एंड B कंसंट्रेशन रेज टू पावर B। दिस इज कॉल्ड Q। ये हमारे पास Q आ गया। अब जब आपने कहा दिस इज Q रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो जैसे इक्विलिब्रियम आता है एट इक्विलिब्रियम हमारा जो Q है दैट बिकम्स इक्वल टू K और डेल्टा G बिकम्स इक्वल टू 0। तो जब भी आप कहते हो वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा तो आप किसी भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का ये एक कंसेप्ट होता है कि इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गिव अस Q इक्वल टू K एंड डेल्टा G बिकम्स इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ समझ आया? इज इट क्लियर? पॉइंट इज अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका फॉर्मूला बन जाता था कि एट इक्विलिब्रियम 0 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ K। और यहीं से हमने एक फॉर्मूला फ्रेम कर लिया था
कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी natural log of k, or we can say that delta g naught is equal to minus 2.303 rt log of k, right? तो हमें नेचुरल लॉग देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हम log टू द बेस 10 से बात करते हैं। तो जब भी हमें नेचुरल लॉग मिल जाता है, हम जनरली उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू log टू द बेस 10 by multiplying it with 2.303। यहां तक क्लियर है सबको? तो आपके सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल्स है, यहां तक नोट कर लिया? यस मैम। अब आपकी सेम इक्वेशन, अब जरूरी तो नहीं है ना बेटा हर जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा। अब वो कहते हैं कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इफ it is a redox reaction and there is no equilibrium, फिर क्या करेंगे? अभी तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है, तो कहते हैं इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो डेल्टा जी जो है that is equal to minus NFE. Delta G naught will become equal to minus NFE naught. अगर ये E cell है, this is E naught cell. यानी यहां पे आप क्या पुट कर सकते हो? माइनस NFE, और डेल्टा G naught पे क्या लिख सकते हैं? माइनस NFE naught। अब क्वेश्चन अराइजेस कि E और E नॉट में क्या डिफरेंस है? अब ध्यान से देखो, E सेल और E नॉट सेल। E सेल है सेल पोटेंशियल व्हेन कंडीशंस आर नॉट आइडियल, यानी व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना बेटा हर जगह पे स्टैंडर्ड कंडीशंस मिलेंगी। और यहां हम कहेंगे दिस इज द सेल पोटेंशियल व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो E नॉट, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो E सेल। तो पहले जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, तभी हम उस फॉर्मूला पे मूव कर सकेंगे। जरा देखो कैसे। मान लेते हैं जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। यहां टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298। कॉपर की जो कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर। अगर ऐसा है तो ये तो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं हुआ, तो आप कहोगे ये एक नॉन स्टैंडर्ड सेल है। अगर हम करते हैं सेम सेल और अब आपके पास कंडीशंस हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड, यानी टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अगेन इक्वल टू 1 मोलर। ठीक है।
बोलो जी, ये बात समझ आई? अब अगर इसका मैं ई नॉट सेल निकालूंगी तो मैं कहूंगी ई नॉट सेल इज ई नॉट, ध्यान से देखो मेरा कॉपर जो है वो कैथोड है, माइनस ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज होंगी। जबकि ये जो सेल है इसका ई सेल क्या होगा, इट मींस ई कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। हाँ जी बेटे, समझ आया? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब ये वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, वी डोंट हैव दिस वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता स्टैंडर्ड अगर नहीं होगा तो ये कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 है कि 0.01 कि 0.001, वी डोंट नो द कंसंट्रेशन। इसलिए ना तो मेरे पास ये वैल्यू है, ना ये वैल्यू है, ना ही ये वैल्यू है, लेकिन मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू जरूर होती है। तो वी हैव स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब मैं कैलकुलेट करती थी 0.34 माइनस -0.76, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज थी जिसपे आप कहते थे 1.1 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज से जो कैलकुलेट किया जा रहा था वो तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कैलकुलेट हुआ है, इसलिए वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। व्हाट डू यू थिंक? समझ आया यहां तक? yes, अब क्वेश्चन अराइजेस, हमारे पास इसकी वैल्यूज तो नहीं है, हमारे पास वो वैल्यूज हैं। अब हमें इस इक्वेशन से इस ई की वैल्यू निकालनी है। जरा पुट करें हम वैल्यूज को। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ बेटा, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। हाँ जी मैम, बोलो बेटा। मैम ई सेल में कॉपर एटम बनेगा और ई नोट में कॉपर आयन। नहीं, दोनों में सेम ही रहेगा। ओहो, नहीं नहीं, ये तो आप मैम दोनों सेम है बिल्कुल बेटा, वो गलती से जब पढ़ाते पढ़ाते लिख दिया मैंने। दोनों से कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस तो होना ही था ना बेटा, जिंक की अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव मस्ट बी रिड्यूस्ड। अब हम इसको ऐसा लिख सकते थे, NFE is NFE naught minus RT natural log of Q, and we can write it as E naught minus RT natural log of Q divided by NF. It means now we can calculate value of E from the value of E naught. देख लो एक बार, मैंने इस पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय NF, NF कैंसल्ड, यहाँ पे NF बच गया, तो E is equal to E naught minus RT by NF natural log of Q, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। This formula is named as Nernst equation. जल्दी से इसे नोट करेंगे। अब हमें नर्न्स्ट इक्वेशन को समझना है और इसी के क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सबने?
चलो अब देखते हैं क्या। 2 मिनट। ओके सॉरी, इधर वाला नोट कर लिया। अब आपने मुझे करके दिखाना है आपको क्या समझ आया। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हो। ये अब तक की इक्वेशन थी। क्या आप इसे log to the base 10 में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू कन्वर्ट दिस नेचुरल log into log to the base 10? करो, करके दिखाओ क्या करोगे। नोट कर लिया सबने? करूं आगे, कंटिन्यू कर दूं? सिग्नल क्लियर है? हाँ जी बेटे। अब आपके पास आ जाएगा बेटे, जब मैंने कहा इसको नेचुरल लॉग से log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा 2.303 RT log ऑफ Q। क्या आपको ये इक्वेशन समझ आई? यस मैम। यानी ये सब आपको वहां पे खुद ही करना होता है। टीचर्स तो सिर्फ समझा सकते हैं बेटे, आपको याद तो खुद ही रखना है कि नेचुरल लॉग से log टू द बेस 10 कैसे बनता है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि जरा इसी इक्वेशन को E नॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ Q। क्या लिख सकते हैं ऐसा? कैन वी डू दैट? यस मैम। नाउ नेगेटिव साइन को हटा देते हैं क्योंकि बार बार माइनस आ रहा है, तो वी जस्ट कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद नेगेटिव साइन। ये स्टेप भी समझ आ गया? नाउ वी कैन डिवाइड इट विद NF। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ Q। बेटा अगर टेम्परेचर को 298 केल्विन दे दिया जाए, इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो ये वैल्यू 298, F हमारे पास है 96500 कूलम्स, R is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा E is equal to E नॉट माइनस 0.0591 by N log of Q। तो यानी अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हो एट 298 तो आपको ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है। तो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन योर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ आपके पास log टू द बेस 10 है। एक तो एक फायदा है कि log टू द बेस 10 सॉल्व करना इजी होता है, दूसरा हमें दिख रहा है कि ये सारी कैलकुलेशंस तो पहले ही सॉल्व है, यानी ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब तो पहले से किया हुआ है। N आपको पता होना चाहिए। Q आपको मैंने भी बताया था किसी भी रिएक्शन में Q क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स।
तो ये हमारे पास बन गया नर्न्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। यानी टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है नर्न्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। अब बताओ दोनों इक्वेशन समझ आ गई है? तो सेम ही फॉर्मूला, सिर्फ एक में मैंने 298 फिक्स कर दिया है और log टू द बेस 10 ले लिया है। दिस इज टू बी यूज्ड, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और दूसरी जो इक्वेशन थी वो नेचुरल लॉग की कॉन्सेप्ट पे थी और उसमें आपने टेम्परेचर फिक्स नहीं किया था। ठीक है जी, समझ आया? यस मैम। अब हमें ये करना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। First application is to calculate E of an electrode. वो आपसे कहते हैं कि हर इलेक्ट्रोड के लिए एक E वैल्यू भी तो होती है, जैसे E नॉट होता है। तो क्या हम E वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं यहाँ कंडीशन लगा देती हूँ एट 298 केल्विन। मेरा क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, ये कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर और ये है सॉलिड। मैंने आपसे कहा इसका ईएमएफ बताओ। गिवन क्या है आपके पास? E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, इट इज गिवन टू यू एज -0.76 वोल्ट। तो वो आपको E नॉट दे रहे हैं और आपसे E पूछ रहे हैं, तो क्या आप E निकाल पाओगे? क्या करना है देख लो एक बार। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझो। It is zinc 2 positive plus 2 electrons, we get zinc, right? फिर आप कहोगे ये हमारी हो गई रिएक्शन। इसमें हमारे पास N की वैल्यू हो गई 2, Q हो गया है जिंक कंसंट्रेशन divided by zinc 2 positive ion concentration. सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इसलिए जिंक 2 पॉजिटिव ही बच गया। तो मुझे पहले ये रिएक्शन समझ आनी चाहिए, फिर N समझ आ रहा है और Q भी। अब वो आपसे कहेंगे E का फॉर्मूला क्या है? E is equal to E naught minus 0.0591 by N log of Q। आपने E निकालना है -0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 by 2 log of 1 upon zinc ion concentration। अब सिर्फ क्या करोगे? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज। ये क्या आ गया? -0.76 पहले पुट किया हुआ था, -0.0591 by 2 log of 100, क्योंकि जिंक की कंसंट्रेशन 0.01 है तो मैंने यहाँ पे 1 by 0.01 पुट कर दिया। तो 1 by 0.01 इज नथिंग एल्स, इट इज 100। बेटे ये सॉल्व हो गया -0.76 minus 0.0591 by 2 into 2 log 100 is 2। तो ये वैल्यू सॉल्व हो के आ जाएगी माइनस पॉइंट कितना आ रहा है 9118।
8191 इतना आ रहा है, चेक कर लो। क्लियर हो गया? इसका मतलब जब आपने डाइल्यूट किया तो जिंक का पोटेंशियल और भी कम हो गया। हमें दिख रहा है कि ई नॉट रिडक्शन या आप कह सकते हो सेल पोटेंशियल, में कह देती हूं सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल लिख लेते हैं, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ आई? आपने डाइल्यूट किया पानी में, आपने 1 मोलर से क्या कर दिया, पहले यहां पे 1 मोलर था, आपने 1 से क्या कर दिया 0.01 मोलर। उतना करने पर आपका सेल पोटेंशियल पहले से भी ज्यादा कम हो गया, मोर नेगेटिव हो गया। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन है, द फर्स्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट ई ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आपका पहला एग्जांपल समझ आ गया आप सबको, जल्दी से इसे नोट करो। सबको समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। एग्जाम्पल 2, here we have copper 2 positive to copper और मैंने 0.1 मोलर दिया है। ये सब कुछ मैं मिटा रही हूं। ई नॉट वैल्यू 0.34 वोल्ट है। क्या आप इसका हाफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो? जिन लोगों ने ये सारा नोट कर लिया है, स्टार्ट सॉल्विंग दिस वैल्यू। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। करो जल्दी से शाबाश। अब आपने मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल के बताना है। प्लस हो रहा है इसमें। करण दोबारा देखो जरा, क्या आपकी हाफ सेल रिएक्शन यही है? ठीक है, कम होना चाहिए था, बढ़ के से गया। तो ये आंसर आ रहा है 0.34 माइनस 0.0295। तो कितना आएगा? 0.34 में से इसको माइनस करो, 31 समथिंग आ रहा है, 0.31045 इतना है। यस
ज्यादा नहीं चला गया पीछे, 5 डेसिमल तक जा रहा है। हाँ, आपने इसको और डेसिमल लिया होगा ना, चलो ठीक है, यस करेक्ट। तो ये आपके पास 4 डेसिमल मोर देन सफिशिएंट, वैसे तो 2 डेसिमल तक भी काम चल जाता है, तो आपने इतना कर दिया। अब आप ये समझ गए हाफ इलेक्ट्रोड का सेल्फ पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन मेरे पास है टू कैलकुलेट ई ऑफ एन इलेक्ट्रोड की बजाय आप लिख दो ई ऑफ अ कंप्लीट सेल। अब हम किसी का ईएमएफ निकाल सकते हैं पूरे सेल का, जैसे आप हाफ सेल की बात कर रहे हो, वो कहते हैं ऐसे पूरे सेल का भी ईएमएफ निकाला जा सकता है। तो वी कैन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ कंप्लीट सेल। कैसे? जरा एक एग्जांपल मैं कर देती हूँ, एक आप खुद करना। इट इज aluminium to aluminium 3 positive, salt bridge, copper 2 positive to copper. ये है 0.01 molar and this is 0.1 molar. ये solid है, this is negative, this is solid again and this is positive. Left वाला anode, right वाला cathode part है। आपसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ई नॉट है अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू अल्यूमिनियम माइनस 1.80 वोल्ट एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट। तो आपके पास ई नॉट दोनों का गिवन है और क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल। आपसे पूछ रहे हैं कि इस कंसंट्रेशन पे ई सेल क्या होगा। अगेन रूल इज सेम। सबसे पहला काम, ये एनोड है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो आपको मैंने सिखाया था ई नॉट सेल तो आप निकाल ही सकते हो। क्या था वो? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताओ कितना आ जाएगा? 0.34 माइनस 1.80 कितना बन गया? .14 वोल्ट। करेक्ट, ठीक है जी, ये बात समझ आई? अब ये ई नॉट है, हमें तो ई चाहिए, क्यू निकाल लेते हैं। पहले रिएक्शन बनाओ उसका। रिएक्शन इज गोइंग टू बी अल्यूमिनियम गिव्स अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वी गेट कॉपर। हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 3 से, राइट। अब हमारे पास हमने दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और यहाँ पे भी 6। अब आपने इसको ऐड किया, इट विल बिकम 2Al प्लस 3 कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 कॉपर। ये आपके पास बन गई सेल रिएक्शन। अगर ये आपके पास सेल रिएक्शन है तो आप कहोगे Q क्या हो जाएगा? Q विल बी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू कॉपर कंसंट्रेशन Q डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम स्क्वायर कॉपर 2 पॉजिटिव क्यूब। नेचुरल है, इतना लिखने के बाद भी सॉलिड को 1 लिखते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव स्क्वायर
यानी 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव का रेज टू पावर 3, तो 0.1 रेज टू पावर 3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम आवर क्यू, ये हमारा क्यू बन जाएगा। जब आप कह रहे दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ क्यू वैल्यू, तो 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1, 0.1, तो आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट कम्स आउट टू बी 1/10। इतना आ रहा है, चेक कर लो। इज इट कमिंग टू बी 1/10? यस मैम। अब आपने क्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने नर्न्स इक्वेशन लगानी है बेटे। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय n log q. Put the values and you will get your answer. ये आ जाएगा 2.14 माइनस 0.0591 बाय 6 log of 1/10। सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है। आंसर आ रहा है 2.14985। प्लस में आ रहा है और वैल्यू पहले से बढ़ गई है, इसका मतलब आपका सेल काम कर रहा है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है जी। अब आप एक सेल के लिए आप खुद कैलकुलेट करो, देखते हैं आप कितना ठीक करते हो। करेक्ट? पहले से नोट कर लो, देन आई गिव यू वन कंप्लीट सेल। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल वी हैव डन, सेकंड एग्जांपल आप खुद करना। स्टार्ट विद एग्जांपल 2। अब मैंने आपको एक सेकेंड एग्जांपल दिया है, इसे सॉल्व करने के लिए करो जरा। नाउ इट इज अल्यूमिनियम 2 अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन। कैथोड यहाँ पे चेंज हो गया है, सिल्वर 1 पॉजिटिव टू सिल्वर इज द कैथोड। आपको कह रहे हैं कैलकुलेट ई सेल, ई नॉट वैल्यूज गिवन है, बाकी सब आपको पता है क्या करना है। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करना है आपने। मैं सारा ही मिटा देती हूँ ताकि आप जिस मर्जी स्टेप से जैसे मर्जी चलो। हमें टारगेट तक पहुंचना आना चाहिए। मैथमेटोलॉजी, टेक्निक, स्टेप कुछ भी हो सकता है। करो जरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, क्योंकि वो सबसे सिंपल स्टेप है। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिएक्शन, फिर एन और फिर क्यू। आंसर 2.6591 आ रहा है।
पता नहीं बेटे, मैंने चेक नहीं किया। करंट चेक करते हैं। ई नॉट सेल कितना आ रहा है? 2.6। करेक्ट। एन कितना आ रहा है? 3। करेक्ट। सेल रिएक्शन क्या आ रहा है? Aluminium plus 3Ag positive gives aluminium 3 positive plus 3Ag. करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो सब लोगों ने ये 3 स्टेप्स कर लिए होंगे। Aluminium plus 3Ag1 positive gives aluminium 3 positive plus 3 silver. करेक्ट, ये भी हो गया। इसके बाद हमें निकालना था Q। अगर हम Q की वैल्यू देखें तो मेरे पास आ रहेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। फिर हम चेक करते जाओ। सिल्वर 1 पॉजिटिव क्यूब, क्या आपने ऐसे किया? ठीक है। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 का क्यूब, ये तो 10 आ क्या होगा? 10 आ रहा है। अब सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हो, अब तो सिर्फ नर्न्स इक्वेशन ही लिखना है। E is equal to E naught cell minus 0.0591 by 3 log of Q कितना है? 10। Put the value, that is 2.60 minus log 10 1 हो गया, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये 0.0736 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 0.019 करना। ये मैंने गलत कर दिया। 3.031 जा 3 29। हाँ ठीक है, इतना। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो कितना आ रहा है? माइनस करना पड़ेगा। 2.5803। तो ये हमारे पास सेल पोटेंशियल है। देखो सेल पोटेंशियल 2.6 से कम आ रहा है, और इससे पहला जो एग्जांपल था उसमें E नॉट से ज्यादा आ रहा था। देख लो, चेक कर लो। तो सेकेंड एप्लीकेशन में हमें ये समझ आ रहा है कि ई सेल E नॉट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो अब हम जरा सम अप करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या बन पा रहा है। बेटे सेकेंड एप्लीकेशन आपको ये बता रही है कि E will be equal to E naught if Q is equal to 1। अगर Q की वैल्यू 1 आ जाए तो फॉर्मूला में देखो log 1 क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। E और E naught बराबर हो जाएंगे। यानी जिस भी रिएक्शन का Q1 आ जाए उसका E और E naught बराबर होता है। हमें दूसरी बात समझ आ रही है कि E कैन बी ग्रेटर देन E naught इफ Q इज लेस देन 1। क्योंकि अगर Q 1/10, 1/100, 1/2 कुछ भी आता गया तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो E विल बी ग्रेटर देन E naught। E can be less than E naught if Q is greater than 1। तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप अगर सिर्फ Q निकाल लो तो आप ये बता पाओगे कि E बड़ा होगा या E नॉट बड़ा होगा। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन इज हैविंग हायर ईएमएफ, तो आपको याद रखना है कि इट्स गोइंग टू बी Q विच इज गोइंग टू डिसाइड द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, diluting anode and concentrating cathode। एनोड को डाइल्यूट कर दो और कैथोड को कंसंट्रेट कर दो, will give E greater than E naught। वो आपसे कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि सेल में ज्यादा पोटेंशियल बने तो एनोड में पानी डालते जाओ और कैथोड में सॉल्ट। तो एनोड की कंसंट्रेशन को कम करे जाओ और कैथोड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से Q की वैल्यू क्या करने लग जाएगी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। और अगर Q डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली E नॉट से बड़ा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी आपने क्या करना है, एनोड हाफ जो होता है उसमें पानी डालते जाना है, कैथोड हाफ में सॉल्ट ऐड कर देना है। वो कहते हैं जब भी आप ऐसा करोगे तो Q की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट कम होगा तो E जो है E नॉट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड एप्लीकेशन, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड pH ऑफ सॉल्यूशन। वो कहते हैं अब आप pH का इफेक्ट भी स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन। कैसे? अगर आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये इक्वेशन है, आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। हमें बताइए E नॉट वैल्यू क्या होती है, 0.0 वोल्ट। E नॉट हमें पता है SHE का, आपसे कह रहे हैं E निकाल दो। इसका pH आपको दे दिया है लेट अस सपोज 2, कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4 जो मर्जी, यानी इसका pH गिवन है और आपको E नॉट पता है और E निकालना है। तो वो कहते हैं इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देती हूँ ऐसे पहले, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। तो डायरेक्ट आंसर ये आएगा। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी दिस इज H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन। तो अगर आपने H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन पोटेंशियल निकालना है तो माइनस 0.0591 इंटू pH करते हैं। ऐसा क्यों, देखिए कैसे। वो आपसे कहते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि यहां पे N की वैल्यू 2 आ रही थी, और ये बन जाएगा H2 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बिकम 0.0 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन। अगर हम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर रखेंगे तब, या 1 बार रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 बार को 1 लिख दिया, ये H पॉजिटिव। बेटा ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज कॉल्ड pH। pH का फॉर्मूला था pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, दैट मींस लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये pH बन गया, तो आपका आंसर आ गया है माइनस 0.0591 इंटू pH इज योर ऑप्शन। तो कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, आपने उस सॉल्यूशन की सिर्फ pH बदल दी, आपने सिर्फ pH चेंज कर दिया, तो उसकी EMF को क्या फर्क पड़ेगा,
तो आप इस फॉर्मूला से ये भी आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपसे कहेंगे कैलकुलेट द EMF of, my question is calculate EMF of hydrogen electrode having pH of electrolyte equal to 10. तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि कैलकुलेट EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैविंग pH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज गिवन एज 10. ठीक है बेटा, सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आप होगे E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन, क्या लिखूं? minus 0.0591 into pH minus 0.0591 into 10 और ये आ गया minus 0.591 वोल्ट. That's all. आसान था ना ये क्वेश्चन? यहाँ तक देख लो. Any doubt if you have, you can ask. हाँ जी बेटा, एनी डाउट? तो थर्ड एप्लीकेशन क्या हो गई? हमें एक फॉर्मूला याद करना है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात चल रही है. आपको सिंपली पता है E नॉट 0 होता है, इसलिए आपका आंसर डायरेक्टली सॉल्व निकल रहा है. वी कैन से दैट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 into pH. Fourth application. Fourth application we have is to calculate the effect of temperature on EMF of cell. वो कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा जा सकता है. नेचुरली आप कह रहे हो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.091 की जगह लिखते हैं 2.303 RT log ऑफ Q. तो आप किसी भी टेम्परेचर पे E वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो आप कहोगे E कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टेम्परेचर. जरूरी तो ना हर बार 298 होगा, वो तो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी टेम्परेचर पुट कर दे. तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. फिफ्थ एप्लीकेशन इज temperature coefficient of cell. Temperature coefficient of a cell. Temperature coefficient of a cell is named as theta. तो कहते हैं हम सेल का थीटा निकाल सकते हैं. अब ये थीटा क्या है वो समझते हैं. बेटा थीटा होता है E2 minus E1 by T2 minus T1. That means we can say change of EMF by change of temperature. तो आपसे कहते हैं E2 क्या है? E2 is EMF at temperature T2.
और E1 क्या हो जाएगा, सेल पोटेंशियल एट टेम्परेचर T1। तो अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ईएमएफ पता हो तो आप थीटा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल निकाल सकते हो, यानी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट करें 6th एप्लीकेशन, डेल्टा एस, इट इज NF DE by dt। वो आपसे कहते हैं अगर आपने DE by dt निकाल लिया है तो आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा S। 7th एप्लीकेशन, डेल्टा G किसकी इक्वल है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपका डेल्टा G क्या होता है, इट इज माइनस NFE। मान लेते हैं आपने कहा इट इज E2, डेल्टा H माइनस टेम्परेचर कौन सा लेंगे अब, T2, क्योंकि आपने यहां E2 लिया है तो ये T2 आ गया। डेल्टा S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NF DE by dt। तो आप डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो। यानी आप अगर डेल्टा S निकाल पा रहे हो, डेल्टा G निकाल पा रहे हो, तो फिर डेल्टा H निकालना क्या मुश्किल है। तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑल्सो। तो आप कहोगे तीनों थर्मोडायनेमिक्स की जो वैल्यूज हैं वो सॉल्व हो पा रही हैं, दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। तो हमें एंट्रोपी का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको ये फॉर्मूलाज देख सकते हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट, तो आप उन फॉर्मूलाज को टिक लगा सकते हो। 7 applications we have done and one more application is there to calculate EMF of concentration cell। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया 7 तक। अच्छा, अब जो लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वो है कंसंट्रेशन सेल। वो आपसे कहते हैं कि क्या कभी आपने सोचा कि अगर जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता। अगर तो आपने दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया, इफ वी कनेक्ट टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स, तो आप कहोगे E नॉट सेल इज E नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक माइनस E नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। तो -0.76 माइनस -0.76 ये तो जीरो ही आएगा। तो ये सेल काम नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट वर्क, ये हमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस करके नहीं देगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, जिंक के इलेक्ट्रोड को इधर डाइल्यूट कर दें, एनोड को डाइल्यूट कर दिया और कैथोड को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दो, मान लो 2 मोलर कर दो, ये नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं। क्या अब ये सेल वर्क करेगा?
तो आप कहते हो इसका ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा, ई नॉट सेल चाहे 0 था, यानी ये जो सेल मैंने अब बनाया इसका ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, यानी दिस सेल इज गोइंग टू वर्क। तो ये सेल, दिस सेल कैन प्रोड्यूस करंट, स्पॉन्टेनियस हो गया। एंड दिस सेल it will produce electrical energy just because of concentration difference or gradient। ये सिर्फ इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन अलग है, ये अलग कंसंट्रेशन है और ये अलग कंसंट्रेशन है, क्योंकि इन दोनों में कंसंट्रेशन अलग है, इसलिए ये सेल आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे देखें? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log of Q। ये आपने पुट कर दिया 0.0 वोल्ट, 0.0591 by 2 log of, ये आपका प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। एनोड प्रोडक्ट बनेगा 0.01, ये रिएक्टेंट बनेगा, ये 2 है। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। सॉल्व दिस वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। करके देखो पॉजिटिव आता है कि नहीं? यस मैम, पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और जैसे ही पॉजिटिव आंसर मिला आप कहोगे इसका मतलब ये सेल वर्क कर रहा है। कंसंट्रेशन सेल में जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लो कंसंट्रेशन, वो क्या करेगा? दैट विल एक्ट एज एनोड। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली, वो एक्ट करता है कैथोड, एक्ट एज कैथोड। That is the difference here। तो आपसे कह रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो एनोड बनेगा, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है वो कैथोड बन जाएगा। कितना आया इसे सॉल्व करके बताओ? लॉग देखना पड़ेगा, देखा आपने? वन बाई 200। अब log 1 माइनस log 200, log 1 0 माइनस log 200 कितना आ जाएगा? 2.3010। ठीक है, ये बन गया माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू माइनस 2.3010। हालांकि बहुत ही कम वैल्यू आएगी, बट स्टिल देयर विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। करो जरा कितना आता है? 1.2505। इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर लोगे? तो ये एप्लीकेशंस थी आपकी, एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स इक्वेशन, यानी आप नर्न्स इक्वेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो हम इसे थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई कर लेते हैं, सेल्स में अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन सेल समझ पाते हैं। दिस ऑल कैन बी डन। तो अब आप मुझे करके दिखाओगे। इट इज
हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन है C1 और इसका प्रेशर है P1 and here we have H positive 2 hydrogen, concentration is C2 and pressure is P2. आपने इस एग्जाम्पल पे काम करना है। अगर मैं प्रेशर 1 कर दूं, चलो प्रेशर में कम कर देती हूँ काम, 1 एटमॉस्फेयर और ये भी 1 कर देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि ईएमएफ कैसे आएगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर ई कैसा आएगा और ई नॉट क्या होगा। हाँ जी बेटे, मैम प्रीवियस का 2.07 समथिंग आ रहा है। 0.07, ठीक है, जितना भी आ रहा है बस इसको मल्टीप्लाई करना था। 0.6 है ना, हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करो, ये रहा आपका एग्जाम्पल। आप क्या इक्वेशन बनाओगे और फिर C1 C2 से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम, so that cell potential should be there. My question is to get E positive. C1 बड़ा होना चाहिए। C1 greater than C2, C1 less than C2, C1 equal to C2 और not possible। मान लो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, how will you solve it? ये आंसर आ रहा है, बी आ, दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर इक्वेशन बनाओ ना, फिर ही समझ पाओगे। E is equal to E naught minus 0.0591 by 2 log of, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट C1 by C2। अगर यहाँ पे प्रेशर होता P1 और ये प्रेशर होता P2 तो ये आपका नीचे जाता, ऐसा होता। बाई चांस ये प्रेशर आपका 1 ही था, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसका स्क्वायर भी होगा, डू यू एग्री? बैलेंस भी तो करोगे इक्वेशन। ये आपके पास है 0, हाँ जी, लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट कैसे आ गए? ये प्रोडक्ट कैसे आया, ये कह रहे देखो, ये H2 से क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, तो ये आपका क्या है प्रोडक्ट और ये वाला आपका क्या है रिएक्टेंट, यानी C2 आपका रिएक्टेंट हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, एनोड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ऐसा ही कहा था ना। तो बेटे जिसको आप एनोड बना रहे हो उसी को तो कम करोगे। एनोड को डाइल्यूट करना है और कैथोड को कंसंट्रेट, ऐसा था ना। अब ना थोड़ा ये नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव कब आएगा, C1 should be less than C2,
therefore log C1 by C2 will be negative, तो E क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ आया आंसर? Yes. तो ये आपके पास था नर्न्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। वी हैव फिनिश्ड विद दिस टॉपिक नर्न्स्ट इक्वेशन। अब बेटा आप एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ कोरोजन एंड कमर्शियल सेल्स। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स